औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस चैप्टर का, वो है क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, या जिसको शॉर्टली कैम भी कहा जाता है या फिर इसको डार्क CO2 फिक्सेशन भी कहते हैं। क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जो है, ये क्रासुलेशन का वर्ड सबसे पहले जिस फैमिली में डिस्कवर होता है उसका नाम क्रासुलेसी है। इसमें जो कंपाउंड बनता है वो एसिड है, मैलिक एसिड। तो उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, वो बनता भी है और उसकी ब्रेकडाउन भी होती है। तो इसी वजह से इसको क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जबकि डार्क CO2 फिक्सेशन इसलिए कहते हैं कि उसमें ये जो प्लांट्स है इसमें एक ख़ास खूबी है, इसकी ख़ास एक प्रॉपर्टी है कि इसमें जो स्टोमेटा होता है वो रात को ओपन होता है। तो रात के वक्त CO2 जो होता है उसकी फिक्सेशन होती है, उसका रिएक्शंस होता है। तो यही वजह है कि उसको वो फिक्स हो जाता है, कंपाउंड का हिस्सा बनता है दूसरे कंपाउंड का। तो ये वजह है कि इसको डार्क CO2 फिक्सेशन भी कहते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक, ये जो क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म है, ये सबसे पहले फैमिली क्रासुलेसी का एक मेंबर, उसका नाम है ब्रायोफिलम, उसमें सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था, स्टडी हुआ था। और शायद ब्रायोफिलम को उर्दू में पत्थर चौट भी कहते हैं। ये बाज़ार में भी अवेलेबल होगा, ये जो पंसारी लोग हैं उनके पास। तो यही वजह है कि इसको ये ब्रायोफिलम में सबसे पहले डिस्कवर होता है और इसमें एसिड बनता है। तो इसका नाम क्या पड़ गया? क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये नॉर्मली कौन से प्लांट्स में होगा? तो ये नॉन हेलोफिटिक सकुलेंट प्लांट्स और सेमी सकुलेंट प्लांट्स। ये जो हेलोफिटिक नहीं होंगे लेकिन सकुलेंट्स होंगे, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, ये ओपनशिया, ये कैक्टाई वगैरह, ये ऐसे प्लांट होते हैं जिसके बड़े थिक लीफ होते हैं। तो उन लीफ में ये वाटर को स्टोर करते हैं। तो इसलिए इसको जो है वो सकुलेंट्स कहते हैं। सकुलेंट्स का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जिसके ऑर्गन जो होते हैं वो थिक होते हैं, खासकर लीव्स, उसके जो टिश्यूज जूसी होते हैं वो नरम होते हैं। अगर आप इसको दबाएं तो उससे वो लिक्विड निकलता है। तो यही वजह है। सकुलेंट्स और सीमी सकुलेंट्स में फ़र्क ये है कि सकुलेंट्स वाटर भी स्टोर करते हैं और एक ज़्यादा अरसे तक जो ड्राउट कंडीशन है, जो ड्राईनेस है, उसको बर्दाश्त भी कर सकते हैं। जबकि सीमी सकुलेंट वाटर तो स्टोर करते हैं, लेकिन इन प्लांट्स में एक थोड़ी सी ये जो है उसकी एक खामी समझो कि वो ज़्यादा टाइम के लिए ड्राउट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जो प्रोसेस है क्रासुलेशन मेटाबॉलिज्म वाला, ये आपको ग्रीन शॉर्ट्स में मिलेगा। ये जो प्लांट्स है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, हेलोफिटिक सकुलेंट्स, नॉन हेलोफिटिक सकुलेंट्स एंड सेमी सकुलेंट प्लांट्स, इनकी ग्रीन जो टिश्यूज होते हैं, खासकर इसके शूट में ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो ये ब्रायोफिलम में या क्रासुलेसी फैमिली में डिस्कवर है, लेकिन इसके बाद बाकी जो कुछ और फैमिलीज़ है उसमें भी ये मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्कवर हुआ, मालूम हुआ। और एक अंदाजे के मुताबिक एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि ये 26 फैमिलीज़ ऐसी है जिसके कुछ न कुछ मेंबर में ये प्रोसेस पाया जाता है। इन प्लांट्स की ख़ास खूबी ये होती है कि स्टोमेटा जो होगा ये ओपन होगा नाइट को एंड क्लोज होगा डे को। तो ये बात जहन में बिठा लें कि इसमें जो स्टोमेटा होगा, it will be open at night and close at the day time। तो जब स्टोमेटा इसमें रात को ओपन होगा तो रात को CO2 अंदर आएगा, और जितने रिएक्शन जो होगा CO2 का वो रात को होगा, और दिन को चूंकि स्टोमेटा बंद होगा तो CO2 का रिएक्शन नहीं होगा। तो रात को इसमें CO2 की रिएक्शन से जो पूरा मैकेनिज्म है जो आगे हम पढ़ेंगे भी, उसमें एसिड बनेगा। वो एसिड पूरी रात बनता रहेगा, बनने के बाद वो स्टोर होगा। जब दिन स्टार्ट हो जाएगा तो दिन के वक्त फिर उस एसिड की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगी। यही वजह है कि चूंकि इसमें रात को एसिड बनता है तो उनके जो ग्रीन शॉर्ट्स है जहाँ पे ये क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन होगा, इसमें रात को एसिडिटी बढ़ती है, क्योंकि इसमें रात को एसिड बनता है CO2 से। CO2 बाकी जो वो रिएक्शन करता है वो आगे हम देख लेंगे। और दिन को इस एसिड की ब्रेकडाउन होती है, इस एसिड की मेटाबॉलिज्म होती है, ये एसिड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। तो दिन को
जो एसिडिटी होती है वो डिक्रीज होती है, तो रात को इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिड, while daytime it decreases because of the breakdown or metabolism of the acid. और ये एसिड कौन सा है? मेलेट या मैलिक एसिड. This changes in acidity is caused by the synthesis of malic acid at the night time in mesophil cell by using CO2. जिस तरह कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पहले भी कि ये जो एसिडिटी में चेंजेस है कि रात के वक्त एसिडिटी का बढ़ना और दिन के वक्त एसिडिटी का कम होना, इसके रीजंस क्या है? इसकी रीज़न है सिंथेसिस ऑफ मैलिक एसिड. ये 4 कार्बन कंपाउंड है. ये इसकी सिंथेसिस होती है नाइट टाइम पे मेसोफिल सेल में CO2 की रिएक्शन से. CO2 और बाकी कंपाउंड रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, आगे देख लेंगे. ये जो मैलिक एसिड बनेगा रात को, इट विल बी स्टोर इन द वैक्यूल. सिंथेसिस के बाद ये कहाँ पे जाएगा? ये वैक्यूल में स्टोर होगा. तो जब वैक्यूल में ये स्टोर होगा तो एसिड स्टोर होगा. जब एसिड स्टोर होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी. ड्यूरिंग द डे अगले दिन क्या होगा? अब अगले दिन एसिड तो नहीं बन सकता. क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि स्टोमेटा क्लोज है. अब स्टोमेटा जब क्लोज है तो मैलिक एसिड जो होगा, CO2 अंदर नहीं आएगा. जब वो नहीं आएगा तो मैलिक एसिड बन तो नहीं सकता दिन को. तो दिन को फिर क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ मैलिक एसिड या इसकी कंजम्पशन स्टार्ट हो जाएगी. जब इसकी कंजम्पशन स्टार्ट हो जाएगी, जब इसका इस्तेमाल स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा? ये कम होगा. जब ये कम होगा तो ऑटोमेटिकली एसिडिटी भी कम होगी. यहाँ पे भी ये रिएक्शन क्या हुआ कि देखो ये ग्लूकोज है. तो जनाब जिस तरह के हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास ये जो एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रात को स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन होते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्टोमेटा है ये नाइट टाइम है, तो स्टोमेटा इसमें ओपन है. तो इस स्टोमेटा के ज़रिए ये जो CO2 है ये अंदर आएगा. अंदर यहाँ पे पेप मौजूद है. पेप फास्फेनोल पायरुवेट एक कंपाउंड है. आप लोग इसको ग्लाइकोलाइसिस में भी पढ़ लेंगे रिस्पायरेशन के चैप्टर में. तो पेप के साथ इसका रिएक्शन होता है. ये 3 कार्बन कंपाउंड है. अब सवाल ये कि पेप कहाँ से आता है? ये आता है स्टार्च से. C3 साइकिल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि ग्लूकोज बनता है, फिर वो जो है वो स्टार्च बना लेता है. तो स्टार्च की जब ब्रेकडाउन होती है तो दोबारा इससे ग्लूकोज बनता है. तो ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन होती है तो इनसे पेप बनता है. ये जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से बनने वाला फास्फेनोल पायरुवेट है ये CO2 के साथ मिलकर रिएक्शन करता है. तो जब वो इससे के साथ ये रिएक्शन करता है तो बनता है एंजाइम. इसमें कौन सा? कार्बोक्सिलेज. कार्बोक्सिलेज एंजाइम CO2 एडिशन में नॉर्मली यूज़ होती है. तो इनसे बनेगा ऑक्सैलोएसीटेट. ऑक्सैलोएसीटेट जो है ये 4 कार्बन कंपाउंड है. इसको ऑक्सैलोएसीटिक एसिड भी कहा जाता है. ये ऑक्सैलोएसीटेट नेक्स्ट स्टेप में डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो होगा उसका रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम NADH+H. तो जब ये रिएक्शन हो जाए तो इनसे बनेगा मेलेट. ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है और NADH+H अपने हाइड्रोजन दोनों मेलेट के हवाले कर लेगा. तो ये मेलेट बना लेगा और साथ में NAD+ बनेगा. और हमारे पास ये जो मेलेट है ये कहाँ पे चला जाएगा? ये वैक्यूल में चला जाएगा. ये जो मेसोफिल सेल होते हैं जहाँ पे ये क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म होगा, वहाँ पे ये चला जाता है उसकी वैक्यूल में. तो पूरी रात ये सिलसिला चलता रहता है क्योंकि स्टोमेटा ओपन होते हैं तो पेप कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोएसीटेट में. ऑक्सैलोएसीटेट कन्वर्ट होते हैं मेलेट में और मेलेट चला जाता है उसमें वैक्यूल में जो लीफ वैक्यूल होते हैं. तो अब खुद आप सोचिए कि जब मेलेट बनेगा तो एसिड बनेगा. जब एसिड बनेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी. तो इसलिए रात के वक्त एसिडिटी बढ़ती. इवन ये भी कहा जाता है कि अगर आप इन प्लांट की लीव्स को रात के वक्त चख ले, उसको टेस्ट कर ले, तो आपको एसिडिटी वाला जो जायका होता है वो महसूस होगा. अब दिन को क्या होता है ये देखिए. दोबारा दिन के वक्त स्टोमेटा अब क्लोज हो गए तो CO2 तो अंदर नहीं आ सकता. जब CO2 अंदर आ नहीं सकता तो ये जो मिलेट था जो कि स्टोर था उसमें वैक्यूल में, लीव्स की वैक्यूल में, इसकी ब्रेकडाउन या मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगी. इसकी मेटाबॉलिज्म में जो पहला रिएक्शन है ये डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की मौजूदगी में होगा. तो यहाँ पे NAD जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH+H में. मिलेट से 2 हाइड्रोजन जो होंगे वो NAD+ के साथ मिलकर NADH+H बना लेंगे और साथ में NAD खुद ऑक्सैलोएसीटेट बना लेगा. 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसीटेट यहाँ पे बनेगा. ये जो ऑक्सैलोएसीटेट है ये आगे डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की मौजूदगी में कन्वर्ट हो जाएगा पेप में, फास्फोएनोल पायरुवेट में. ये जो फास्फोएनोल पायरुवेट है जिस तरह के आप
पढ़ चुके हैं कि ये 3 कार्बन कंपाउंड है तो ये बनेगा, लेकिन इस रिएक्शन में आप देख लें कि ये जो ऑक्सिलरी एसीटेट है ये 4 कार्बन कंपाउंड है। तो इनसे जब फेप बनता है तो 3 कार्बन कंपाउंड है, तो एक CO2 का मॉलिक्यूल इनसे बाहर निकलेगा, साथ में ATP से जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। मतलब है कि ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक ATP जो है वो यूज़ हो जाती है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ADP में। अब ये जो फेप है ये दोबारा ग्लूकोज बना लेगा और इनसे शुगर बनेगा, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, स्टार्च वगैरह बन जाएगा। ये जो CO2 है ये क्या काम करता है, यहाँ पे ये जो CO2 है ये चला जाएगा C3 साइकिल में। वहाँ पे आप लोग ऑलरेडी डार्क रिएक्शन पढ़ चुके हैं, वहाँ पे CO2 यूज होता है। अब दिन का वक्त है तो स्टोमेटा तो बंद है, हम वहाँ पे ये पढ़ चुके हैं कि CO2 बाहर से आता है स्टोमेटा के जरिए, लेकिन स्टोमेटा तो बंद है। तो अब ये वाला CO2 जो होगा, जो कि मिलेट की ब्रेकडाउन से आ जाता है, ये CO2 यहाँ पे C3 साइकिल में यूज होगा। तो जो RUBP है, राइबोस 1,5 बिस्फॉस्फेट, उनके साथ ये CO2 रिएक्शन करेगा इन प्लांट्स में। तो इन प्लांट्स में जो C3 साइकिल है वो दिन के वक्त जब चलती है तो वो मिलेट की ब्रेकडाउन से आने वाली CO2 से चलती है, बाहर से कोई CO2 नहीं आता। और पेप के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो पेप होगा ये दोबारा शुगर बना लेगा, स्टार्च बना लेगा। तो स्टार्च इनसे भी बन रहा है, स्टार्च C3 साइकिल से भी बन रहा है। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है और ये रिएक्शन जो होता है वो जो एसिड मेटाबॉलिज्म है ये कंप्लीट होती है। लेकिन ये तमाम प्लांट्स में नहीं है, ये क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म है जिसको कैम प्लांट्स कहा जाता है, ये उनमें पाया जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी के जहन में कोई सवाल है तो आप लोग गूगल क्लासरूम में अपने सवाल जो होंगे वो पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब दूंगा। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ।